वंस अगेन वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट सेगमेंट है जिसको हम सभी डिस्कस करें। मुश्किल से 1-2 लेक्चर और आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है, ठीक है। 1-2 लेक्चर और आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग फिनिश है। इसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इवेल्युएशन को कवर करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दूसरा, मूल्यांकन से या इवेल्युएशन से आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल इनपुट किए जाते हैं, इनके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखना ना भूलिए, देखिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए और उसी नोट्स से रिवाइजन करिए, क्योंकि बच्चा जब एग्जामिनेशन नज़दीक होंगे ना तो आपके पास वीडियो देखने का समय होगा, ना कि किसी भी प्रकार की पीडीएफ पढ़ने का समय होगा। जो आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो आपके माइंड में ज़्यादा तेजी से स्टोर भी होती है और जब रीस्टोर करने की ज़रूरत होती है वो बहुत जल्दी से रीस्टोर भी हो जाती है, जिसको हम अपने हाथ से लिखे होते हैं, अपने दिमाग से लिखे होते हैं। दूसरे की लिखी चीज़ें, दूसरे के बनाया गया नोट्स कभी किसी के काम नहीं आता है, ठीक है। अगर आप जो चीज़ अपने लिए बनाए हैं, अपने तरीके से बनाए हैं, हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने आईक्यू के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपना पर्सनल नोट्स ड्रॉ करते हैं। तो आप भी अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर ड्रॉ करिए। वो आपके एग्जामिनेशन में वो खिताब दिलाएगी जो आपको बुक नहीं दिला पाएगी, जो आपको किसी भी प्रकार के वीडियोज नहीं दिला पाएंगे। वीडियोज का जो आधार मिलेगा, किताब का जो आधार मिलेगा जब एग्जामिनेशन दूर हैं, जैसे अभी आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप खूब किताब पढ़िए, खूब वीडियोज देखिए, अपने वो सारे डाउट्स क्लियर करिए। सिलेबस का आप पेपर प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, रख लीजिए। उसके एक एक पॉइंट्स को जितना हो सके उस पर उतना एक्सप्लोर कर लीजिए। लेकिन मई के बाद आपके पास, मई स्टार्ट होने के बाद आपके पास अब एक्सप्लोर करने का समय नहीं होगा, केवल और केवल रिवीजन का समय होगा। और आपको जून में जेआरएफ केवल और केवल रिवीजन दिला सकती है। आपका रिवीजन करिए, प्लस आप पीवाईक्यू जो अब तक पेपर हुए हैं उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मई के महीने में पूरा का पूरा रिवीजन और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने का समय होता है। उस समय अगर हम इस पिछले 4 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर खूब सारी मेहनत किए हैं तो मई का महीना और जून का महीना आपके लिए बहुत हल्का जाने वाला है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तब तक आपको ऐसा महसूस होगा हमने लगभग अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और काफ़ी आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे कि मैंने काफ़ी अच्छा डिटेक्शन कर लिया है पूरे सिलेबस पे, हमारी एक अच्छी ग्रेस्पिंग बन गई है पूरे सिलेबस पे, ठीक है। तो अभी का जो समय है बच्चा, इसको आप गंवाइए मत। रिजल्ट का वेट तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनकी जो बाउंड्री लाइन पर हैं, जो उनको लग रहा है कि मैं जेआरएफ हो जाऊंगा, और जो जिसको लग रहा है कि मैं नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरा नेट हो रहा है, मैं केवल पीएचडी में पास हो रहा हूँ, या मेरा नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल ना गंवाएं। क्योंकि जो जेआरएफ की बाउंड्री लाइन पे है या जेआरएफ हो रहा है तो वो तो भाई काफ़ी प्रिपेयर्ड है, वो 2 महीने 3 महीने मेहनत करेगा, वो तो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या है, आपके लिए तो यही समय है और समय बीत जाएगा, वापस नहीं आएगा। फिर से जून आ जाएगा, वापस जनवरी 2025 या फरवरी या मार्च 2025 नहीं आने वाला है। तो देर मत करिए, अपने सिलेबस को उठाइए। सिलेबस पे जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन सारे बिंदुओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास करिए, चाहे आप जिसकी वीडियोज देखकर, चाहे अच्छी सी अच्छी किताब पढ़ के। लेकिन ये कहूँगा कि एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट्स के लिए अलग अलग किताब लेने का मत प्रयास करिएगा। एक समराइज किताब लीजिए जो अच्छी हो, उसको लीजिए, उसी से पढ़िए। उसी किताब को 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ने का प्रयास करिए। 5 किताब पढ़ने से अच्छा है आपको केवल अभी यहाँ पे जेआरएफ और नेट क्रॉस करना है, ना कि यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, ठीक है। केवल एलिजिबिलिटी लेने जा रहे हो, तो एक किताब 2, 4, 3 बार, 4 बार जब पढ़ेंगे तो उससे आप काफ़ी मिलजुल जाएंगे और उस किताब की जो शब्दावलियाँ हैं, वो जो वोकैब्युलरी है उसकी, वो आपको समझ में आने लगेंगी, आपको अच्छा लगेगा। और ये जो 4 महीने हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। मई में खूब सारा मॉक दीजिए,
खूब सारा रिवीजन करिए, जून में एग्जामिनेशन दीजिए, देखिए एग्जाम जो आपके फेवरेबल होगा, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अभी के समय को गंवाने का मतलब है तब आप मई के महीने में जब पहुंचोगे तब सोचोगे हर टॉपिक से संबंधित हमको 10 मिनट की वीडियो मिल जाए, 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की बहुत बड़ी है, इसको नहीं देख पाऊंगा। छोटी छोटी वीडियोज के चक्कर में केवल सतही नॉलेज मिलेगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए बड़ी परेशानी होगी, आप सतह का नॉलेज पढ़ के जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पेपर में वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं, या आई हैं तो इतनी कम है कि उससे मेरा अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है। तो जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं, थियोरेटिकल बन रहे हैं, तो उसको इन डेप्थ में पढ़ने का यही समय है बच्चा। पढ़ लीजिए, क्योंकि समय ना लौटेगा और ना तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। काफ़ी समय हो गया। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, मूल्यांकन और मूल्यांकन के प्रकारों को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक हमने कवर करना है, इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन, प्रमुख रूप से क्राइटेरियन एंड नॉन डिफरेंट इवेल्युएशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत किया जाए। फर्स्ट ऑन इवेल्युएशन, इसके पहले की वीडियोज आपने हमारी देखी होंगी, तो हमने आपको असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की बेसिक डेफिनेशंस बतलाई थी। इवेल्युएशन के फेज में हमने आपको बताया कि एक प्रकार की वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया होती है, मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है। इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, इसमें हम जजमेंटल होते हैं, यहाँ पे जज करने की बात होती है, यहाँ पे निर्णय देने की बात होती है, यहाँ पे रिजल्ट देने की बात होती है। ये एंड ऑफ द टर्म होता है, एंड ऑफ द टर्म होता है। हमने कहा कि ये एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है। यहाँ पे सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, यहाँ पे केवल आपके कार्यों को असेस किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, आपने जो सीखा है, जो किया है, सिर्फ वही प्रस्तुत करना है। जैसे कि अभी आप जब जनवरी से लेके मई जून तक जो भी आप जितने भी मॉक देंगे वो आपका असेसमेंट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, असेसमेंट के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि असेसमेंट में भी वो फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएगा। फॉर्मेटिव में चीजें क्या होंगी कि आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे, आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब एनटीए आपका आपको इवेल्युएट करेगी, आपके नॉलेज की इवेल्युएट करेगी, तो वहां पे आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हो। एग्जाम में 3 घंटे एग्जाम देते हो, आंसर की आती है, उसी के आधार पे आपके रिजल्ट्स जारी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन का मतलब कि मॉडिफिकेशन करने को नहीं मिलता है कि आप अपने आंसर की, आप अपने विकल्प जो आपने चूज किए हैं उसको फिर से चेंज कर पाए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अगर एनटीए से गलत होता है तो आप उसको चैलेंज करते हो, तो एनटीए उसको चेंज करती है, ना कि आप उसको चेंज करते हो। तो ये जो इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है बच्चा, ये आपके मेजरमेंट एंड असेसमेंट से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये जजमेंटल होता है, एंड ऑफ द टर्म होता है, एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है। ये वैल्यूज को डिटरमाइन करने का कार्य करता है। उस दिन हम आपको बतलाए थे कि जो आपका इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन को आप क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस आप वैल्यू एडिशन जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब वैल्यू एडिशन करोगे यहाँ पे तो जाके आपको क्या मिलेगा, आपको इवेल्युएशन मिलने वाला है, आपको इवेल्युएशन मिलने वाला है। दूसरे तरीके से भी हमने बतलाया कि अगर जब आप मेजरमेंट करोगे प्लस असेसमेंट करोगे, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ोगे, वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, क्या एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, तो जाके आपको क्या मिलेगा, इवेल्युएशन मिलेगा। तो इवेल्युएशन इन सब से कहीं ज़्यादा, मेजरमेंट या असेसमेंट से कहीं ज़्यादा व्यापक होती, कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती, एंड ऑफ टर्म होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी हैं, आप उसको जानते रहिए। ठीक है, अगर आप मेजरमेंट के देखेंगे तो मेजरमेंट में हम मापन करते हैं, और मापन में किसी भी क्वालिटी या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को माप किया जाता है, उसको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इवेल्युएशन की बात होगी तो इवेल्युएशन में वैल्यू एडिशन होता है बच्चा। वैल्यू एडिशन में हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अथवा किसी भी क्वालिटी की वांछनीयता का अध्ययन करते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर है। मापन में या मेजरमेंट में हम करते क्या है, मेजरमेंट में हम उस क्वालिटी अथवा कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर का फॉर्म देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस क्वालिटी अथवा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम या उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को हम उसकी वांछनीयता का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसके वैल्यू जजमेंटल करते हैं। ठीक है, देन मेजरमेंट जहाँ पे आपकी एक क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, वहीं पे जो आपका इवेल्युएशन होता है
वो क्या करता है, क्वालिटीज को क्या करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को क्या करता है, उसकी स्टडी करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों की स्टडी करता है, और उसके आधार पर वो कोई ना कोई आपको रिजल्ट प्रदान करता है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड फेज ही होता है। अगर आप इवैल्यूएशन को देखेंगे तो इवैल्यूएशन में जैसे अगर वो हम शिक्षा की बात करें तो शैक्षिक जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फिक्स किए गए हैं, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन करता है। जैसे मैं एनटीए आपका टेस्ट लेती है, जून में लेगी फिर से, तो वो क्या देखेगी, जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, क्या वो योग्यताएं, वो दक्षताएं आपके अंदर हैं या नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किए गए हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसके जवाब आपको देने होते हैं। ठीक है, जो इवैल्यूएशन है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं क्या वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं प्राप्त हुए हैं। आप इससे जान लीजिए कि उस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, उस एजुकेशनल ऑब्जेक्ट को जिसको हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसको किस सीमा तक प्राप्त किया गया। जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन टारगेट करती है कि एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, देन देखेंगे जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है बच्चा, उसमें हम 2-3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, दूसरा लर्निंग एक्टिविटीज है क्या है, और लर्निंग एक्टिविटीज के देन बिहेवियर में कोई परिवर्तन आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि जब तक बिहेवियर चेंजेस नहीं होते हैं कहा जाता है कि लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, कहा जाता है लर्निंग नहीं होती। अगर लर्निंग नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को भी हासिल नहीं किया गया है। इसी को डिफाइन करने के लिए टाइलर महोदय ने एक डिफिनेशंस दी। इसकी डिफिनेशन दी, इवैल्यूएशन की डिफिनेशन दी। इन्होंने कहा भाई मूल्यांकन वो है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है इसका हमको माप दे दे। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को किस लेवल तक, किस सीमा तक प्राप्त किया गया है उसका हमको माप दे दे, उसका एक विवरण दे दे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो क्या है, इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। अब हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की तरफ आपको लेके चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो मूल्यांकन के प्रकारों को कई एक अप्रोचेज के आधार पर इसको कई एक ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑन अप्रोच के अनुसार इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, दूसरा पेज के अनुसार, तीसरा नेचर ऑफ रेफरेंस के अनुसार, चौथा पर्पज के अनुसार और पांचवा ग्रेड के अनुसार। अब अप्रोच के अनुसार कौन कौन से मूल्यांकन होते हैं या इवैल्यूएशन का प्रकार होता है, देन फेज के अनुसार कौन कौन सा होता है हम आगे देखते हैं। अगर अप्रोच के अनुसार देखेंगे तो 2 प्रकार के मूल्यांकन या 2 प्रकार के इवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, सॉरी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे तकनीक लिखा गया है तो इसको आप नजरअंदाज करिएगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक के माध्यम से इवैल्यूएशन होता है, क्वालिटेटिव टेक्निक के माध्यम से इवैल्यूएशन होता है। हालांकि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, गलत हो गया है, जान लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब कि गुणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, और यहाँ पर आपका लिख लीजिएगा मात्रात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मात्रात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो अप्रोच के अनुसार 2 प्रकार के मूल्यांकन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर फेज के अनुसार देखेंगे, चरण के अनुसार देखेंगे तो 4 प्रकार के मूल्यांकन आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑन आपका प्लेसमेंट मूल्यांकन, सेकेंड ऑन आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन, थर्ड ऑन डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ ऑन समेटिव मूल्यांकन। ठीक है, या समेटिव आप इवैल्यूएशन बोल सकते हो। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फेज के अनुसार ये 4 होते हैं, इनका मतलब क्या होता है हम आगे बतला रहे हैं। नेचर ऑफ रेफरेंस के अनुसार देखेंगे तो 2 प्रकार के इवैल्यूएशन आप देख सकते हैं। फर्स्ट को हम नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन बोलते हैं और सेकेंड को हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन बोलते हैं, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन बोलते हैं। कई टाइम इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोला जाता है, अर्थात NRT बोला जाता है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अर्थात CRT भी बोला जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर पर्पज के अनुसार देखेंगे तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अगर ग्रेड के अनुसार देखेंगे तो 2 प्रकार का, एक होता है डायरेक्ट इवैल्यूएशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन के प्रकार हैं
तो इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी ये पूरी क्लास रहेगी। ठीक है, पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, हमारा इवैल्यूएशन करने का उद्देश्य क्या होता है। पहला तो यही भाई कि हम सीखने को प्रोत्साहन दे सके, छात्रों की प्रतिक्रिया को माप सके, सीखने की गतिविधियों में संशोधन कर सके। जब तक इवेलुएट नहीं करेंगे तो चीज़ें पता कैसे चलेंगी। फिर लड़कों के चयन के लिए, छात्रों के चयन के लिए भी हम ऐसा करते हैं। सफलता और विफलता के लिए भी करते हैं। शिक्षक की प्रतिक्रिया को डिनोट करने के लिए, स्कूल जनसंपर्क बढ़ाने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए भी हम इवेल्युएशन क्या करते हैं। तो इवेल्युएशन के ये सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, फीडबैक स्टूडेंट के लिए, मॉडिफिकेशन लर्निंग एक्टिविटीज के लिए, वही सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं। दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ इवेल्युएशन, भाई पर्पज क्या है, एजेंडा क्या है इवेल्युएशन करने का। दूसरा जिनका मूल्यांकन होना है वो कौन है, क्वेश्चंस कौन से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, स्कोप क्या है उसका, और रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, इवेल्युएशन के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, व्यापक होती है। पहले ही बताया कि मेजरमेंट एंड असेसमेंट से बड़ा होता है। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए बिल्कुल, और ऐसा इवेल्युएशन हो जिसमें फीडबैक पॉसिबल हो, डेटा ड्राइवन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा विश्वसनीय होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट उपयोग में लाए जाएं। दूसरा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, मतलब रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चा कि आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार अप्लाई करोगे लगभग उसके समान परिणाम आए। दूसरा वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जिस पर्पज के लिए उस टेस्ट को लगा रहे हो वो टेस्ट वही पर्पज नापे, वही उद्देश्य, वही ऑब्जेक्टिव को मेजर करे। ठीक है, तो अब बाकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी रिसर्च में पढ़ाएंगे तो बहुत इन डेप्थ में चल के बताएंगे। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सतत होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, फीडबैक देने वाला हो, डेटा ड्राइवन हो, रिलायबल हो, वैलिड हो। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अप्रोच के अनुसार जो मूल्यांकन हमने आपको बतलाया कि क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव को आप चलेंगे तो फर्स्ट ऑन आपको रिटन एग्जामिनेशन मिलेंगे, ओरल एग्जामिनेशन मिलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मिलेंगे। अब रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बताना है भाई। एक प्रकार का क्या होता है, फॉर्मल टेस्ट होता है जिसको हम सभी अपने स्कूल एजुकेशन के एग्जामिनेशन में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। इसमें हमारे ज्ञान का, हमारे कौशल का, हमारी समझ का, हमारे का आकलन किया जाता है। दूसरा है ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन सभी लोग दिए होंगे। कई टाइम होता है कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्बली क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस समय हम असेस करने का प्रयास करते हैं बच्चे का नॉलेज क्या है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल कैसा है, बच्चा मेटाकॉग्निशन कर पाता है, क्रिटिकली सोच पाता है कि नहीं कर पाता है। हम यही सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आएंगे तो हम बच्चे से टास्क को परफॉर्म कराने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट की तरह उसको हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के आप कहिए कि रियल वर्ल्ड अथवा लेबोरेटरी सेटिंग्स में हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अभ्यर्थी को या कैंडिडेट को या जो भी हमारा ऑडियंस है उसको हम वास्तविक दुनिया में या वास्तविक स्थिति में, प्रयोगशाला में उसके कौशल और उसके ज्ञान को, ठीक है, उसके स्किल्स एंड उसके नॉलेज को अनुप्रयोग करके देखते हैं कि बच्चा चीज़ों को कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे अप्रोचेज हैं आपके क्वांटिटेटिव के। भाई रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से कर लिया जाए, ओरल एग्जामिनेशन हो जाए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाए, इन सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप मूल्यांकन कर सकते हो। सेकेंड हैंड क्वालिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम रेटिंग स्केल के माध्यम से ऑब्जर्वेशन अथवा इंटरव्यू कर ले सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, कुमुलेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन रेटिंग स्केल का जो नीचे फिगर दिख रहा होगा आप लोग इसको देख के जान गए होंगे, कि ये है क्या। कई टाइम हम जब मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं, आप आजकल तो आप सभी ई कॉमर्स की वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ऑफलाइन भी करते हैं। ठीक है, तो कई टाइम आपसे आपके रिव्यूज मांगे जाते हैं, आपके अपने ओपिनियन मांगे जाते हैं, कस्टमर का फीडबैक माना जाता है। तो ये है आपका रेटिंग स्केल। इसमें हम जिस भी तरीके से सहमत होते हैं उस तरीके का हम यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्वालिटेटिव इवेल्युएशन का उपकरण होता है जिसमें हम बच्चे के ओपिनियन, एटीट्यूड, उनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड ऑन होता है चेकलिस्ट। अब इस चेकलिस्ट को देखने के बाद भी शायद आप लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है, कई टाइम आप लोग घर पे साग सब्जी या अन्य सामान लेने के लिए अपने घर पे खुद ही लिस्ट बनाते हैं और जब जाते हैं परचेज करते हैं, जो परचेज कर लेते हैं उसके सामने टिक कर देते हैं। तो ये टिक करने का ये प्रकार की चेकलिस्ट होती है जिससे हम वस्तुओं अथवा किसी पर्टिकुलर कार्य मानदंडों की उपस्थिति या पूर्णता को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए हम चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं। ये भी एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक प्रकार का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसके माध्यम से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरा कुमुलेटिव रिकॉर्ड है। क्या है? कुमुलेटिव रिकॉर्ड है एक प्रकार का ये कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है बच्चे का। कुमुलेटिव रिकॉर्ड एक प्रकार का कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हम बच्चे के एकेडमिक से लेके एकेडमिक, पर्सनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं एक निश्चित समय में उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं। बाद में इसी रिकॉर्ड को देख के हम बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये एक आपको कुमुलेटिव रिकॉर्ड की फाइल है। यहाँ पे बच्चे का नाम हो जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर उसका हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का डिटेल, देन देखिए पूरे 12 मंथ्स को, 3 मंथ्स की थ्योरी को, प्रैक्टिकल को, देन अटेंडेंस का ये कॉलम है, यहाँ पे मार्क्स के कॉलम है, देन 6 मंथ पे देख रहे हैं ना, इसका प्रॉपर पूरा 12 मंथ तक क्या किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। बाद में देखिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट हो रहा है थ्योरी का, देन इंटरनल असेसमेंट कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स होंगे, यहाँ पे कमेंट्स होंगे, यहाँ पे बच्चे की फोटो, यहाँ पे रिमीडियल के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या सुधार कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो एक प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से बच्चे को इवेलुएट करते हैं। सेकेंड ऑन है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी अब आप लोगों से अछूता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आप लोग पॉडकास्ट भी देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज भी देखे होंगे। एक प्रकार का ये स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है जो कि पहले से सुनिश्चित होता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन, ओपिनियन और या पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में, पर्टिकुलर एरियाज के बारे में हम इंसाइट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के माध्यम से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या उसके माध्यम से हम जानकारी को एकत्रित करते हैं। सेकेंड ऑन होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का बच्चा मतलब होता है कि चीज़ों को देख के हम खुद ही ऑब्जर्व कर लें, चीज़ों को देख कर हम खुद ही ऑब्जर्व कर लें। जैसे मैं फील्ड में गया तो देखा फील्ड में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी क्या स्थिति है, तो मैंने बच्चे पौधों से बातचीत थोड़ी ना किया, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, मैंने उनको देखा। ठीक है, बहुत सारी भीड़ लगी है, मैंने देख के अंदाजा लगाया कि यहाँ पे कुछ घटना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ वॉचिंग होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन होता है। यहाँ पे हम लोगों के बिहेवियर को, लोगों के इवेंट को या किसी भी प्रकार की घटना को अवलोकित करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वेशन। तो ये तरीके हैं कुछ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन के जिसके माध्यम से हम गुणात्मक इवेल्युएशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आई होंगी। मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ शायद, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग इसको बहुत इजीली कर जाएंगे। मैं समझता हूँ आप लोग भी बहुत फास्ट हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू फेज, इंस्ट्रक्शन अथवा फंक्शंस के अनुसार देखेंगे तो ये 4 प्रकार के इवेल्युएशन आपको देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन। ये 4 प्रकार के हैं। इसमें से 2-3 नाम से आप परिचित होंगे, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। क्योंकि असेसमेंट जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो असेसमेंट में भी आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट देखने को मिला था। ये भी लगभग सेम नेचर का होता है, कुछ अलग नहीं होता। जैसे हमने कहा कि असेसमेंट को, जो आपका असेसमेंट का भाग है, असेसमेंट की प्रक्रिया को 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। उसी प्रकार इवेल्युएशन की प्रक्रिया को भी हम डायग्नोस, फॉर्मेटिव एंड समेटिव में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पे देखेंगे तो हिंदी में जाएंगे तो इसके बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। रचनात्मक, संरचनात्मक, निर्माणात्मक, आंतरिक मूल्यांकन। याद करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो बच्चे समझते हैं समझे उसको। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को अगर आप देखेंगे तो ये हमने कल ही आपको बताया था कि ये जो इवेल्युएशन होता है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसी दौरान इस प्रकार का इवेल्युएशन होता है। इसका एक कीवर्ड याद रखिएगा, इम्प्रूविंग। ठीक है, क्या याद रखिएगा, इम्प्रूविंग। जहां भी फॉर्मेटिव की बात होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो अथवा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बच्चे की लर्निंग में हो रहा है। ठीक है, बच्चे की लर्निंग में हो रहा है। अगर फॉर्मेटिव नाम आ रहा है, चाहे असेसमेंट के पर्पज से आए, चाहे इवेल्युएशन के पर्पज से आए, तो आपको सबसे बेहतरीन कीवर्ड, सबसे सटीक कीवर्ड इम्प्रूविंग है। यहाँ पे लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने की बात की जाएगी। ठीक है,
दूसरा है, अगर भाई इम्प्रूव करने की बात है तो इम्प्रूवमेंट होगा कैसे, बच्चों को फीडबैक दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया जाएगा। अब किसके अकॉर्डिंग फीडबैक दिया जाएगा भाई, डिटेक्ट किया जाएगा जो उसकी कमियां हैं। कब आप डिटेक्ट करते हो, जो आपके लर्निंग गैप्स है, जो आपके वीक पॉइंट्स है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में अब उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, फीडबैक की अवधारणा होती है, ठीक है, इंप्रूवमेंट की अवधारणा होती है, लर्निंग गैप की अवधारणा होती है, वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसको सुधार करने की बात की जाती है, ठीक है। ये वही चीज लिखा गया है भाई, फीडबैक प्रदान किया जाता है बच्चे की इफिशियंसी के अनुसार। टीचिंग मेथड्स पर भी जिक्र होते हैं यहाँ पर स्नातक मूल्यांकन में शिक्षण विधि और दक्षता की भी बात कई टाइम इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है। दूसरा कि क्लूज प्रदान किए जाते हैं कि कैसे आप अपनी चीज़ों को इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे कंटेंट को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे टीचिंग मटेरियल को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इवेल्युएशन, आज के लेक्चर को आप देखिए और आप हमको बतलाइए कि सर आप अपने कंटेंट में थोड़ा यहाँ इतना सुधार कर दीजिए, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को कुछ इस तरह से ले आइए, ठीक है, कंटेंट को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करिए, तो आपकी जो टीचिंग है, आपका जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, बच्चे और ज़्यादा आपसे इंगेज होंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही होगा, ठीक है। दूसरा, अब वही चीज़ बार बार आ रही है, यहाँ पे इम्प्रूव की बात होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सुधार करने का होता है। दूसरा, जब चीज़ें हो रही होती हैं या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होता है, कक्षाएं चल रही होती हैं, तो उसी दौरान इस प्रकार के इवेल्युएशंस होते हैं, ठीक है। ये आपको देखिए, वही स्लाइड मूव ऑन हो रही है क्या, आपको फीडबैक प्रदान करता है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर, ठीक है। देन जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया भाई कि अब इवेल्युएशन किया जा रहा है, इवेल्युएशन इज डन विद द व्यू ऑफ मॉडिफाइड इम्प्रूव एनी टीचिंग मेथड्स, टेलीविजन, सिलेबस, सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है, इन सब पे मूल्यांकन किया जा रहा है भाई। संशोधन या सुधार करने की जो आवश्यकता होगी उसको बतलाई जाएगी। दूसरा एक प्रकार का ये भी मूल्यांकन हो जाता है, जैसे मान लो कि मैं कोई बुक परचेज कर रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ, माफ करिएगा, मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, उस बुक को अब हमें पब्लिश करना है, ठीक है। तो पब्लिश करने से पहले उसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में आने से पहले उसका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाए। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा तो उसमें जो आवश्यक सुधार होंगे उसको किया जा सकेगा। जैसे अब वो कैसे पॉसिबल होगा भाई, मैंने कोई बुक लिखी, अब मैं अपने ही जैसे, अपने ही समकक्ष लोगों से या अपने से उच्च लोगों के बीच में उस किताब को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि सर एक बार मेरी किताब को आप पढ़िए, आपको जो कमियां लगें आप हमको बताइए, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, क्योंकि वहां पे सुधार करने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। दूसरा, अब हम लेके चल रहे हैं आपको किसकी तरफ, समेटिव असेसमेंट इवेल्युएशन की तरफ। तो फॉर्मेटिव में कुछ चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन पॉसिबल है टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग स्किल्स में, कंटेंट में, या जो भी चीज़ें हैं जिसका इवेल्युएशन किया जा रहा है उन सब में मॉडिफिकेशन पॉसिबल होता है। इंप्रूवमेंट करना एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होता है ये, ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होता है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। सेकेंड ऑन है समेटिव इवेल्युएशन, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन अथवा वाह मूल्यांकन कहते हैं। ये एंड ऑफ द टीचिंग टर्म होता है। जैसे आप मेरी पूरे लेक्चर को देखिए, फिर कमेंट सेक्शन में हमको बतलाइए कि सर ये कमियां थी या ये डाउट्स रह गया आपकी क्लास में, ठीक है। तो दूसरा ये क्या है कि ये फॉर्मल टेस्टिंग होता है एक प्रकार के स्टूडेंट की अचीवमेंट को। मैंने पूरे सेशन 40 मिनट 50 मिनट बच्चों को पढ़ाया, बाद में ये जानने का प्रयास करूं कि बच्चे की अचीवमेंट क्या है, बच्चे ने हमारी द्वारा दी गई चीज़ों को समझा या नहीं समझा, या एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर समेटिव इवेल्युएशन होता है, ठीक है। ये एनुअल एग्जामिनेशन के रूप में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रूप में, स्कूल या पब्लिक स्कूलों में या पब्लिक एग्जामिनेशन जो होते हैं वो सभी आपके समेटिव इवेल्युएशन के एग्जाम्पल्स हुआ करते हैं। जैसे अभी आप मॉक टेस्ट जितने भी दोगे वो फॉर्मेटिव टाइप का होगा, लेकिन जब एनटीए आपका टेस्ट लेगा तो वो आपका समेटिव टाइप का इवेल्युएशन होगा। उसमें ना कोई मौके नहीं होंगे, जून में एग्जामिनेशन होंगे, जो आपने हासिल किया है वो चीज़ें आपको प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक है। दूसरा भाई जो समेटिव इवेल्युएशन होता है उसका कार्य होता है भाई बच्चों को ग्रेड करना, बच्चों को रैंक करना, बच्चे को क्लासीफाई करना, बच्चे को कंपेयर करके उनके रिजल्ट्स को प्रदान करना किसका काम होता है, समेटिव का काम होता है। भाई जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आप किसको जेआरएफ दिया जाए, किसको नेट दिया जाए, किसको पीएचडी के
कैटेगरी में पास किया जाए। 3 कैटेगरीज है ना आपके एग्जामिनेशन की, तो किसको कौन सी क्लास में पास आउट किया जाए, जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपका इवेल्युएशन नहीं होगा समेटिव, तब तक कैसे पॉसिबल है। तो समेटिव इवेल्युएशन में चीज़ें ग्रेड दी जाती हैं, रैंक दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, कैटेगरी बनाई जाती है, वहाँ पे बताया जाता है पास हो, फेल हो, गेस मार्क लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, फाइनल एग्जाम के रूप में, मिड टर्म एग्जाम के रूप में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखा जाता है कि भाई उद्देश्य जो फिक्स किए गए थे पूरे ईयर के, पूरे सेमेस्टर के, उसको आपने किस हद तक पास आउट किया है। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं और आप चाय बना रहे हो, ऐसे में जब चाय आप बना रहे हो उस समय चाय को अगर टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बना देने से पहले उनको आपने टेस्ट किया कि प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं है, देन फॉर्मेटिव है, ठीक है। अपने चाय को बनाया सीधे उनके यहाँ पहुंचा दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरफ से जान लीजिए कि समेटिव का उदाहरण होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करके फाइनलाइज कर रहे हो, देन अपने बनाई सीधे गेस्ट को दे दी, वो गेस्ट ने उसको टेस्ट किया, तो वो क्या हो गया, समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इस स्लाइड्स में लिखी गई हैं, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार इसको आप लोग इस स्लाइड को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे जो आपको समेटिव में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स बताती है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। ये डिसीजन लेने में आपकी काफ़ी मदद करती है, कोई भी चीज़ स्वीकार की जाए या ना स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में या भविष्य में वो चीज़ें कंटिन्यू हमें रखनी है कि नहीं रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लेने में हमारी समेटिव इवेल्युएशन भूमिका निभाता है, ठीक है। अब अगर स्कूल के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे समेटिव इवैल्यूएशन इस प्रकार का भी हो सकता है कि जो किताबें चल रही हैं, जो टीचिंग मेथड्स चल रहे हैं, जो स्टाफ सपोर्टिंग मटेरियल हम इस्तेमाल में ला रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, विगत वर्षों से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस प्रक्रिया को हमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इन सब पे अगर हमें देखना है तो हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। तो लेकिन बस यही है कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे सुधार करने के मौके नहीं होते हैं, फाइनल जजमेंट आता है, फाइनल निर्णय आता है। जैसे हमने कहा भाई कि चाय पीने से पहले टेस्ट करना, ये है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चाय बनाकर सीधे पीने वाले को दे दीजिए और वो बताएं, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बता दिया इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है बच्चा नैदानिक मूल्यांकन। इस फिगर को देख के शायद हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को, छात्रों की कमजोरी को, छात्रों या उसके अंतर्निहित कारण को आप जानने का प्रयास करते हो, समझने का प्रयास करते हो कि हमारा बच्चा इंग्लिश में क्यों ज़्यादा कमजोर है, मेरा बच्चा हिंदी में क्यों कमजोर है, मतलब बच्चा सोशल साइंस में जो तेज है लेकिन इंग्लिश में कमजोर है, ठीक है। तो आप इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हो कि क्या काज है, क्या कारण है, बाद में उसको क्या करते हो, बाद में उसको आप इम्प्रूव करते हो, उसको सुधार करने, केवल यहाँ से कारण जाना जाता है। बाद में जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, उन चीज़ों को हम दूर करते हैं। बाद में समेटिव के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई जो वर्क हुए वो। सेकेंड ऑन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन में डिफरेंसेज क्या होते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन में डिफरेंसेज क्या है। फॉर्मेटिव में चीज़ों को हम बार बार मापते हैं और बार बार सुधार करते हैं, इसके पहले बताया। समेटिव में चीज़ों को एक बार मापा जाता है, ठीक है, लेकिन समेटिव में हम कई चीज़ों को मापते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया कि भाई मेजरमेंट, असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन में पूरे साल भर की गतिविधि बच्चे की देखी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिव है वहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्मेटिव है वहाँ पे चीज़ें होती हैं कि उसको समझा जाए, उसको फॉर्मेटिव में चीज़ें होती हैं कि भाई बच्चों की जो कमियां हैं आइडेंटिफाइड हुई हैं, उसको देखा जाए, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए कि छात्र ने कौन सा कौशल सीखा है और कौन सा नहीं सीखा है, या कौन जो नहीं सीखा है उसके लिए अप्रोप्रिएट जो इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं उसको दिए जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे ने सीखा है पर्टिकुलर, उसको किसी स्टैंडर्ड के आधार पर मेजर किया जाता है। ये देखने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे ने अपेक्षित मानकों को पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है। यहाँ पे आपको इनपुट और इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था होती है। यहाँ पे केवल आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। यहाँ पे जो
इवेल्युएशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो अभिभावक होता है, जो टीचर होता है, जो इवेल्युएटर होता है, वो बच्चे की योग्यता को इवेल्युएट करता है। बच्चा यहाँ पैसिव फॉर्म में होता है। यहाँ पे स्कोर बट नॉट ग्रेडेड, मतलब फाइनल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंसेस तो कल हमने आपको बतलाया था भाई कि टीचिंग एंड लर्निंग के को असेस किया जाता है, यहाँ पे फाइनल आउटकम दिया जाता है। यहाँ पे बिगनिंग इंक्वायरी होती है, ये एंड ऑफ द डेट होती है, एंड ऑफ द टर्म होती है, डायग्नोस्टिक नेचर का होता है, जजमेंटल होता है, फॉर्मेटिव होता है, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, समेटिव होता है, बच्चे इन पैसिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ पे जजमेंट होता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब कि रिजल्ट आया है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट ही है तो है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, अभी चीजें ये यहाँ पे फीडबैक मिलता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका, यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया गया कि नहीं किया गया, उसको अचीव किया गया कि नहीं किया गया, बस इसको मापता है। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड पर चीज़ों को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि असेसमेंट एंड इवेल्युएशन को आपस में डिफर करती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम बात करने चल रहे हैं रेफरेंस के आधार पे इवेल्युएशन के टाइप्स। फर्स्ट ऑन होता है नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, सेकंड ऑन होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, ठीक है। नॉर्म को हमने आपको पहले बताया कि इसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT भी बोलते हैं, इसको हम CRT भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही सरल होता है। NRT में हम आपका परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, जो आपके साथ में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आपके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जैसे आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो आपकी रैंक हम उन 50 बच्चों के कंपैरेटिवली देखेंगे। CRT में क्या होता है, कोई एक हमने मानक तय रख कर दिया कि 60% नंबर चाहिए, 60% नंबर चाहिए। अब जो बच्चा 60% के नंबर के ऊपर आएगा उन सभी को हम हायर कर लेंगे, उन सभी को हम हायर कर लेंगे। यहाँ पे हम एक दूसरे से बच्चे का कंपैरिजन नहीं करते हैं, जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में या नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन में हम आपके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन आपके सहपाठियों से करते हैं, या उस समूह में जितने बच्चे प्रतिभाग करते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस अगर इवेल्युएशन की बात करेंगे तो दो है, आपका क्राइटेरियन, दूसरा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसमें जो कंपैरिजन आपके साथ के लोग, जितने भी लोग उससे परीक्षा में, उस कक्षा में, उस कार्य में प्रतिभाग किए कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। मानदंड जो होता है, जो क्राइटेरियन होता है, उसमें आपके साथी से आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जो आपका कंपैरिजन होता है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड से होता है, एक मानक से होता है। जैसे सीटेट में पास आउट करने के लिए कह दिया गया कि भाई 82 नंबर चाहिए OBC वालों को, ठीक है, जनरल वालों को 90 चाहिए, ठीक है, और SC वालों को भी 90 चाहिए। तो ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। अब इसके ऊपर जितने लोग जाएंगे, जनरल OBC ST, उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको पास कर दिया जाएगा, दैट इज क्राइटेरिया। कोई परीक्षा हुई, उसको पास आउट करने के लिए 50% नंबर चाहिए। BPSC का ये स्टेट हुआ था, BPSC के स्टेट में पासिंग के लिए 50% मानक रख दिए गए कि स्टेट की परीक्षा में 50% आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पास आउट हैं। तो वो आपका जो, चाहे जितने बच्चे उस परीक्षा में बैठे, जो भी 50% के नंबर के ऊपर आएंगे वो सभी पास घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा हुआ क्या कि आपका जो कंपैरिजन हुआ आपके साथ के बच्चों से नहीं हुआ, उस स्टैंडर्ड से हुआ, उस क्राइटेरिया से हुआ, उस बेंचमार्क से हुआ, ठीक है। लेकिन जब नॉन रेफरेंस टेस्ट की बात आएगी, नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन की बात आएगी, इसमें जो आपका परफॉर्मेंस है, आपके परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है, उस परीक्षा में या उस कक्षा में या उस कार्य में जितने लोग भाग ले रहे हैं उनके साथ में किया जाएगा। जैसे मान लो कि जो परीक्षा आप लोग देने जा रहे हो, UGC नेट की परीक्षा देने जा रहे हो, इसमें 3 कैटेगरी में पास आउट करना है। NTA को JRF देना है, उसको नेट देना है उसको, और PhD के लिए उसको पास आउट कराने हैं, ठीक है। अब हम केवल JRF से ही आपको समझा दे रहे हैं। JRF 1% बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं 1% बच्चे उसका 1% बच्चे पास आउट हो रहे हैं। अब 1% बच्चे वो कौन होंगे, जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे। अब टॉप मोस्ट आप कैसे करेंगे, टॉप मोस्ट आप ऐसे ही करेंगे, जितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें से जितने बच्चे टॉप मोस्ट वाले हैं आप उनको JRF दे रहे हो, उसके बाद
हम फिक्स किए हैं ना क्राइटेरिया, हम इसमें दोनों प्रकार के टेस्ट को लगा रहे हैं। तो पहले तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि केवल हम 7% पास कराएंगे, ये क्या है, क्राइटेरियन टेस्ट है। क्या है, क्राइटेरियन टेस्ट है, केवल 7% पास कराएंगे। दूसरा, अब उसमें भी कर दिया कि भाई 6% आपके नेट और पीएचडी वाले होंगे, ठीक है, और देन उसके बाद 1% आपके जेआरएफ वाले होंगे। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो पहले क्राइटेरियन लगा दिया हमने, अब यहाँ पे नॉर्म लग रहा है। क्या लग रहा है, नॉर्म लग रहा है, क्योंकि आप कितना नंबर पाएंगे, आपके नंबर को आपके साथी बच्चों के नंबर से कंपेयर करके आपको जेआरएफ, आपको नेट और आपको पीएचडी अवार्ड किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, पुलिस की भर्ती चल रही है, 60,000 सीटें हैं। 60,000 सीटें में बच्चों का चयन होना है कितने का, 60,000 का, ठीक है। अब बच्चे प्रतिभाग किए थे कितने, 22 लाख बच्चे प्रतिभाग किए। अब 60,000 के कंपेरेटिव में हमें जितने बच्चे पास आउट कराने, मान लो एक सीट पे हमने 5 बच्चे पास आउट कराने हैं, एक सीट पे 5 बच्चे, तो मैं 3 लाख बच्चों को लूंगा। लेकिन 3 लाख बच्चे वो कौन होंगे, जो हमारे टॉप मोस्ट 3 लाख बच्चे होंगे। तो उनको हम कैसे रैंक कर रहे हैं, उनको कैसी कैटेगरी बना रहे हैं, उनको हम आपके साथी जितने बच्चे हैं उनके नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। जो बच्चे 3 लाख तक आ रहे हैं, 3 लाख तक की संख्या में आ रहे हैं, हम उनको पास आउट कर लेंगे। फिर अभी आपका मेडिकल होना है, जब मेडिकल होगा उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, जितने बच्चे मेडिकल में पास आउट होंगे, एक तो रिटेन में पास है, दूसरा मेडिकल में पास है। अब हमें लेना है 60,000 बच्चे को, ठीक है, 60,000 बच्चों को लेना है। अब 60,000 बच्चे हमें लेना है, तो अब हम देखेंगे इनके नंबर को देखेंगे। अब 60,000 को कैटेगराइज करेंगे, जो टॉप मोस्ट बच्चे 60,000 होंगे हम उनको हायर कर लेंगे, जो कि आपके फिजिकल वगैरह में पास आउट होंगे। तो यहाँ पे जो आपका कंपेरिजन हो रहा है बच्चा, वो आपके साथियों से भी हो रहा है, किसमें, नॉर्म में। तो वही बात यहाँ पे पूरी बतलाई गई है भाई, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। यहाँ पे हम अपने छात्रों की तुलना, छात्रों के कौशल की तुलना, स्कोर की तुलना किसी पर्टिकुलर निर्धारित मानक से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई परीक्षा हो रही थी, उसमें हाइट की जरूरत थी, तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई बच्चे को हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जितने बच्चे उस परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं और उनकी हाइट 170 के ऊपर है, चाहे जितने हों, उन सब को पास आउट किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है, कोई कट ऑफ होता है, बस उसी को पास करना होता है, ठीक है। इसको हम कंटेंट रिफरेंस्ड या इसको डोमेन रिफरेंस्ड के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी जान रखिएगा। सबसे मुख्य पॉइंट इसको आपको ध्यान में रखिएगा, मतलब आपका जो कंपैरिजन होता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड से होता है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस को कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है, या दूसरा बच्चे का परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस को, आपके सिलेक्शन को, आपके चयन को कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है। जैसे अभी नेट पास करने के लिए जो 6% 7% का क्राइटेरिया है जो फिक्स किया गया है, उसको हटा दें। बोले कि जो बच्चा 60% नंबर ले आएगा, जो बच्चा 60% नंबर लाएगा वो नेट पास होगा, अगर तब ये क्राइटेरियन हो जाएगा। अभी नेट की परीक्षा में कंडीशन क्या है कि दोनों प्रकार के टेस्ट लगे हुए हैं, क्राइटेरियन भी लगा है, नॉर्म भी लगा है। पहले तो इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया कि भाई कम से कम 40% नंबर लाने जरूरी हैं। अब 40% नंबर आएंगे, अब जिन जिन बच्चों के 40% नंबर आएंगे, अब उनको उनके साथ हम नॉर्म्स लगाएंगे। अब जितने बच्चे 40% के ऊपर होंगे उनको कंपैरेटिवली अब देख के नंबर दे देंगे, ठीक है। या जैसे अब यूजीसी नेट का फॉर्म ही भरने के लिए कह दिया कि भाई जनरल वाले आपको 50% 55% चाहिए, और जो ओबीसी वाले हैं उनको 50% चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका क्राइटेरियन ही तो है। यहाँ पे बिल्कुल क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। कोई एक परीक्षा है, हमने बोला कि भाई 60% नंबर पास आउट होने के लिए चाहिए, क्या है, क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया, कोई बेंचमार्क फिक्स कर दिया, ठीक है। देन अब वही सारी चीजें हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जो श्रेय जाता है, इसको हिंदी में निकष संदर्भित मूल्यांकन बोला जाता है। इसका जो श्रेय जाता है ग्लेजर साहब को जाता है। इन सब बातों को याद रखिएगा। इसमें जो ग्रेडिंग होती है बच्चा, वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब है कि कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, उस फिक्स क्राइटेरिया के आधार पे हम नंबर प्रदान करते हैं। जैसे फिक्स क्राइटेरिया है 90 और 100 के बीच में आने वाला ए ग्रेड, 80 90 89 के बीच में बी, 70 से 79 के बीच में आने वाला सी ग्रेड पाएगा। यहाँ पे हम बच्चे की तुलना बच्चे से नहीं कर रहे हैं, बच्चे की नंबर की तुलना बच्चे के नंबर से नहीं कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया से कर रहे हैं। जितने बच्चे जिस जिस क्राइटेरिया में आएंगे उनको हम ABC ग्रेड प्रदान कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे यही एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे यूजीसी नेट में 55% नंबर चाहिए आपको, ठीक है। जनरल हो ओबीसी हो तो 50% चाहिए। तो भाई कम से कम अगर उतने चाहिए तो उतने हैं तो पास आउट हो गए, फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो,
तो ये सब क्या है, कोई टाइपिंग की परीक्षा होती है उसमें बोल देता है हिंदी के लिए 25, अंग्रेजी में 35 की न्यूनतम स्पीड चाहिए। क्या है कि उसने क्राइटेरिया फिक्स किया, बेंचमार्क बनाया, भाई कम से कम इतना तो चाहिए ना। ये अगर इस तरह का उदाहरण देके सवाल पूछा जा रहा है तो क्राइटेरियन का एग्जाम्पल होगा। अब देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या मानक संदर्भित मूल्यांकन इसको हम बोलते हैं। इसमें जो आपका कंपैरिजन होता है, आपके एजुकेशनल स्टेटस या आपके एजुकेशनल परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन होता है वो अदर इंडिविजुअल के साथ किया जाता है। अदर इंडिविजुअल कहने का मतलब जैसे मान लो यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हो, तो यूजीसी नेट की परीक्षा में पर्टिकुलर आपका कोई सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में जितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें आपके उस सारे बच्चों में आपके नंबर को कंपेयर करके आपको नेट जेआरएफ अथवा पीएचडी का जो भी कैटेगरी बनता है उसमें आपको पास आउट किया जाएगा। तो मतलब किसी बेंचमार्क से तुलना नहीं होगी, आपके सहपाठियों से आपकी तुलना की जाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे उसमें हमने आपको बताया कि क्राइटेरियन में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होने का मतलब बच्चा है कि जो आपको नंबर्स हैं वो फ्लैक्चुएट करेंगे। फ्लैक्चुएट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके नंबर की तुलना साथी के नंबर से की जाएगी। आपके नंबर की तुलना साथी के नंबर से की जाएगी। अगर आपके साथी ज्यादा नंबर पाएंगे तो उनको आपसे ऊंचा रखा जाएगा, अगर आप ज्यादा नंबर पाएंगे तो आपको उनसे ज्यादा ऊंचा रखा जाएगा। जैसे अब भाई वही है कि 6% नेट होने हैं, तो 6% नेट होने हैं तो 6% में जो जो आएगा उसी को तो रखा जाएगा। 6% से नीचे जितने लोगों के नंबर होंगे सबको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबको बाहर कर दिया। यहाँ पे कंपैरिजन किससे हुआ, भाई आपके नंबर से हुआ, साथी बच्चों के नंबर से हुआ। अब वहां पे किसी को ये नहीं दिखा जा रहा है कि इनका नाम राहुल है, इनका नाम सोनू है, तो इनको रख लेंगे ना। आपके नंबर से उन और एक दूसरे को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे चीजें हम कंपेयर इसलिए भी करते हैं कि भाई हम हाई, एवरेज एंड बिलो में विभेद कर सकें। जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट अचीवमेंट टेस्ट हमने बनाया, उस विषय उपलब्धि परीक्षण जिसको हम बोलते हैं, हमने उसको बनाया। अब उसमें हमें 3 कैटेगरी बनानी थी, हाई, एवरेज एंड बिलो। फिक्स भी है कि भाई इतने ही लोगों को हम पास कर सकते हैं, प्रतिभाग करने वाले ज्यादा हैं। अब ज्यादा हैं तो भाई हम ज्यादा वाले को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो लोग उस कैटेगरी में आएंगे उनको हम डाल देंगे। ठीक है भाई, ये सारी जो परीक्षाएं होती हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के आधार पे हुआ करती हैं। ठीक है, जैसे बीएड की एंट्रेंस की परीक्षा हो गई या अदर दूसरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं, वो भी नॉर्म्स के आधार पे ही होती है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाओगे तो मान को चलो कि 250 सीटें हैं, 250 सीटों के लिए अब बच्चे मान के चलो कि 50,000 हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए 50,000 बच्चे हैं, तो 50,000 में से 250 का ही तो आना है। अब 250 का सिलेक्शन के लिए अब ऐसे तो नहीं कि टॉप के 200 मतलब कि चाहे जिस 250 को हम ले लेंगे, नहीं, आपके नंबर को अन्य 50,000 में से कंपेयर किया जाएगा। जो टॉप के 250 होंगे उनको हम हायर कर लेंगे। दैट इज क्या है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है बच्चा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक जगह कहीं गलती हो गई है क्या, नहीं ठीक है तो चलिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव ग्रेडिंग, यही देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बेल कर्व की आवश्यकता है। ये बेल कर्व का मतलब है बच्चा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो हम 3 ग्रेड में कैटेगरीज कर रहे हैं, बिलो एवरेज, एवरेज एंड एवरेज। ठीक है, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं मानकीकृत परीक्षण पर आधारित होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं आपकी एबिलिटी को, आपकी परफॉर्मेंस को अन्य पीपल जो आपके समकक्ष हैं, सेम परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं या सेम कार्य को वो भी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज यहाँ पे देखो दिखाया गया है बेल कर्व में भाई कि बिलो एवरेज, एवरेज एंड एवरेज, एबव एवरेज। अगर हमें इस तरह की कैटेगरीज बनानी है तो हम क्रिएट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ये बिलो एवरेज है, ये कंडीशन एवरेज की है और ये एबव एवरेज की है। ठीक है, तो एनआरटी से कंपेयर करके हम चीजों को कर सकते हैं। डिफरेंसेस समझ लो बच्चा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो क्राइटेरियन है पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर नॉलेज को टेस्ट करता है, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं आपके परफॉर्मेंस को आपके साथी के परफॉर्मेंस से। ठीक है,
यहाँ पे कोई प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है अथवा स्टैंडर्ड होता है। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 50% पासिंग के लिए चाहिए, 40% का बाउंडेशन, 55% के फॉर्म भरने का बाउंडेशन, ये सब प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है। इसके आधार पे कंपेयर, यहाँ पे भाई प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं होता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ठीक है। आउटकम क्या मिलता है भाई, जो भी क्राइटेरिया से मीट करेगा जो भी बच्चा, उसको पास आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, रिलेटिवली देखा जाएगा, सीट के सापेक्ष देखा जाएगा, आपकी रैंक जिसकी अच्छी होगी उसको शामिल किया जाएगा। यहाँ पे ग्रेडिंग एब्सोल्यूट होती है, कंपैरिजन किया जाता है किसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड से, यहाँ पे रिलेटिव होती है, कंपैरेटिवली देखा जाता है, ठीक है। आप अमूमन देखेंगे एग्जाम्पल इसके क्राइटेरियन के, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट हो गया, कोई एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जैसे आप लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, सी टेट देते हो, यूपी टेट देते हो, एस टेट देते हो, तो ये सब क्या है, ये सेट देते हो, ये सब क्या है, ये सब एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है। तो यहाँ पर क्या है कि अमूमन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट से कम होती ही नहीं है, वहाँ पे देखा जाता है आप अध्यापक बनने योग्य हो कि नहीं हो। तो एक बेंचमार्क फिक्स होता है, उस बेंचमार्क के आधार पे ही सबको पास कर दिया जाता है। लेकिन यूजीसी नेट भी एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है, लेकिन इसमें क्राइटेरियन के साथ साथ नॉर्म्स भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंफर्म होता है कि हम 7% बच्चों को ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा को हम नेट जेआरएफ नहीं पास आउट करा सकते, ठीक है। पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे मास्टरी की फोकस करता है। यहाँ पे भाई मास्टरिंग तो चाहिए ही, लेकिन कंपैरेटिवली चाहिए, कौन कितना ज़्यादा मास्टरिंग रखता है, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है। यहाँ पे भाई स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी आपको अफेक्ट करती है, पास फेल का नेचर होता है। यहाँ पे परसेंटाइल एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स का नेचर होता है, ठीक है। अमूमन देखेंगे यूपी टेट, सी टेट, ये सब परीक्षाएं जो होती हैं सब आपकी क्राइटेरियन पे होती हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ, नीट, जेई, तमाम ये सब परीक्षाएं, यूपीएससी, सीबीएसई, जो भी परीक्षाएं सब होती हैं वो सभी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अगेंस्ट आया करती हैं, ठीक है। नेचर समझ गए हैं, परीक्षा का नाम बताने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्राइटेरियन है कि नॉर्म्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्पज, डायग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं। इनको टेस्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, आप उनको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, एप्टीट्यूड इवेल्युएशन लिख सकते हैं, कोई इशूज नहीं है उसके साथ में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायग्नोस्टिक है तो चीज़ों को डायग्नोस करता है कि जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। अभी क्षमता का परीक्षण का मतलब होता है एप्टीट्यूड, आप लोग टेस्ट देते हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर विशेष पाठ्यक्रमों पर आपका आकलन किया था, जैसे मैथ एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मैथ का बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, आपके सामान्य ज्ञान की जानकारी ली जाती है, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड इवेल्युएशन होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता देखी जाती है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या स्किल्स है आपकी। यहाँ पे जैसे कोई बच्चा स्नातक कर रहा है, कोई बच्चा परास्नातक पढ़ रहा है, तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका आकलन किया जाता है। जैसे अगर आपको एक उदाहरण मैं बताऊं, अभी रिसेंटली बिहार में जो टीचर पहले से पढ़ा रहे थे उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया गया, उनकी प्रवीणता का टेस्ट किया गया, भाई क्या वो अब भी टीचर बनने योग्य हैं भी या नहीं है। कहने का मतलब, मान लो कि तो आपने एक समय में, अपने समय में परीक्षा पास आउट करके आए हैं टीचर की, तो टीचर बनने योग्य थे, 10 साल बीत गए, क्या आप बहुत ज़्यादा लेजी तो नहीं हो गए हैं, किताबों से बहुत दूर तो नहीं हो गए, आपके पास जो बेसिक एक टीचर की रिक्वायरमेंट्स होती है नॉलेज की, वो है कि नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे आपने स्नातक कर लिया, अब स्नातक स्तर की हम एक सामान्य परीक्षा लेंगे, समझना चाहेंगे कि भाई उतनी नॉलेज आप में बरकरार है कि नहीं बरकरार है। यूपी में भी इस तरह के टेस्ट की बात हो रही थी, बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उपलब्धि टेस्ट है ये, अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट मतलब कि मैं आपको पढ़ाऊं, जैसे यूनिट 1 आपका समाप्त होने वाला है, अब यूनिट 1 जैसे ही समाप्त हो, मैं यूनिट 1 का अचीवमेंट टेस्ट आपका लूँ, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण इसी को कहा जाता है। कोई सब्जेक्ट विशेष से संबंधित असेस किया, इवेल्युएशन किया जाता है, ये देखा जाता है कि भाई आप उस सब्जेक्ट विशेष में आपने कितनी चीज़ें हासिल की हैं। जैसे अब यूनिट 1 समाप्त हो रहा है, एक दिन मैं आपके टेस्ट कराऊं, तो आपका क्या है, यूनिट 1 का अचीवमेंट टेस्ट होगा। सेकेंड ऑन नेक्स्ट है डायरेक्ट इवेल्युएशन एंड इनडायरेक्ट इवेल्युएशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूल्यांकन।
बच्चा डायरेक्ट ग्रेडिंग भी इसको बोलते हैं, परेशान मत होइएगा। डायरेक्ट ग्रेडिंग, डायरेक्ट इवेल्युएशन, इसमें जो छात्र होता है या जो बच्चे को ग्रेड प्रदान किया जाता है, वो जो प्रदर्शन होता है बच्चे का, उसको गुणात्मक रूप से उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, परीक्षक द्वारा सीधे अक्षर को ग्रेड्स के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम कहें यहाँ पे जो इवेल्युएशन होता है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स फिक्स किए गए हैं, ग्रेड पॉइंट की यहाँ पे रेंज फिक्स की गई है। ठीक है, ये इतने के बीच में आएगा, इसका ग्रेड पॉइंट ये है तो इसको ये ग्रेड देंगे। इतने के बीच में अगर जो नंबर जितना पाएगा उसके अनुसार बी सी डी कुछ इस प्रकार से हम उसको नंबर देंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, केवल ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब होता है बच्चा, पहले मूल्यांकन जो होता है, प्रदर्शन का जो मूल्यांकन होता है अंकों के आधार पर किया जाता है, बाद में उसको दूसरे तरीके से ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले उसके मार्क्स को देखा जाता है, भाई उसका मार्क्स 90 से 100% के बीच में है। अब 90 और 100% जानने के लिए आपको उसके नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसका मार्क्स 75 है, उसका मार्क्स 56 से 74 के बीच में है। पहले तो प्रदर्शन का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाएगा, बाद में रेंज देखी जाएगी मार्क्स की, उसके बाद उसके अनुसार उसको ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बाद में उसको कुछ इस तरह से डिनोट कर दिया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, स्कोप एंड इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। कुछ इस तरह से क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इवेल्युएशन या इनडायरेक्ट ग्रेडिंग और डायरेक्ट ग्रेडिंग। उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें बताई आप समझ गए होंगे। हम समाप्ति की तरफ है। किर्कपैट्रिक का एक ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल था जो कि 1950 में आया था। यहाँ से भी एक दो बार एग्जामिनेशन में सवाल बने हैं। किर्कपैट्रिक ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल में 4 स्टेप्स बतलाए गए। फर्स्ट को बोला गया रिएक्शन, सेकंड को बोला गया लर्निंग, थर्ड को बोला गया बिहेवियर और फोर्थ को बोला गया रिजेक्ट। ठीक है, आपका रिजल्ट है। तो इसमें क्या है कि जो लेवल 1 है या जिसमें रिएक्शन बोला गया, रिएक्शन में चीजें क्या है कि इसमें जो डिग्रीज होती है, जो प्रतिभागी होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके फेवरेबल है, इंगेजिंग बनाने का प्रयास उनकी जॉब्स के तहत रिलेवेंट है भी या नहीं है, या उसके अकॉर्डिंग ही इनको चीजें प्रदान की जाती हैं। दूसरा, क्या इवेल्युएशन आप कर रहे हैं ना, मतलब जो चीजें उनको प्रदान की जा रही हैं वो भाई उनके फेवरेबल है, उनको इंगेजिंग बना पा रही हैं, जो काम कर रहे हैं उस जो काम वो आगे चल के करेंगे उस कार्य के कॉन्टेक्स्ट में ही उससे रिलेवेंट चीजें ही उनको दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड ऑन लर्निंग है। लर्निंग का मतलब है कि भाई जो कुछ दिया जा रहा है उनको वो लोग किस हद तक प्राप्त कर पा रहे हैं। कौन लोग? जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या ट्रेनिंग उनके फेवरेबल है, क्या इंगेजिंग उनको बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है, क्या जो कार्य आगे चल के करेंगे उससे रिलेवेंट रखती है कि नहीं रखती है। यहाँ पर क्या है भाई, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको किस हद तक वो ग्रेस्प कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तीसरा है बिहेवियर, जो उन्होंने सीखा उसको किस तरह लागू कर पा रहे हैं। ठीक है, नौकरी करने चले गए आप, तो नौकरी करने चले गए तो जो सीखे हैं उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है ना। जैसे आप लोग मास्टर बन जाओगे तो जाओगे पढ़ाओगे, मास्टर ही नहीं है, गलत बोल रहा हूं मैं, आप लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो जाएंगे बच्चों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या है कि अब आपने जो पीछे लर्न किया है वो सब वहां पे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फोर्थ स्टेप है रिजल्ट का। यहाँ पे चीजें क्या है कि भाई जो कुछ आपने सीखा जाना, ठीक है, प्रशिक्षण में, तो वो परिणाम तक कहाँ तक जा पा रहा है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास होता है। तो ये 4 फेजेज होते हैं, आपको याद रखना है इनके क्रम को। किर्कपैट्रिक ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल को रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में सवाल पूछ ले जाते हैं। एक दूसरा टर्म होता है बच्चा साइनोप्टिक असेसमेंट। ठीक है, अब साइनोप्टिक असेसमेंट क्या होता है? साइनोप्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपका किसी भी सब्जेक्ट का या किसी विषय के जो अन्य भाग होते हैं, या जैसे मैं अगर बात करूं कि एजुकेशन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ जाती है, आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ जाती है, आपको एजुकेशन भी पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन विषय आपको पढ़ने पड़ जाते हैं। मतलब कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स है उससे सोशियोलॉजी भी जुड़ी है, उससे आपकी साइकोलॉजी भी जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि किसी विषय के
किसी विषय के विभिन्न भागों के आपस में जुड़े होने के बारे में छात्र की समझ को मापता है। साइनोप्टिक असेसमेंट, जब जैसे मान लो कि कोई बच्चा एमएड कर रहा है, एमएड के दौरान जब उसका साइनोप्टिक असेसमेंट किया जाएगा तो उस सब्जेक्ट से जुड़े जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके बारे में उसकी क्या समझ है, उसको मापने का काम कौन करता है, साइनोप्टिक असेसमेंट करता है। तो इसके माध्यम से छात्रों को अधिक गहराई से सीखने और अपने पाठ्यक्रम के प्रति समझ डेवलप करने में बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान रखना है, साइनोप्टिक असेसमेंट आपके सब्जेक्ट से जुड़े जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी समझ को मापने का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है होलिस्टिक करिकुलम को और डीप लर्निंग को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है कि भाई जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे जो कनेक्टिविटी है उनकी भी आपको समझ है कि नहीं समझ है। साइनोप्टिक असेसमेंट इंक्लूड करता है आपके रिटन एंड प्रैक्टिकल टास्क को भी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको साइनोप्टिक असेसमेंट से ध्यान रखनी है और बेसिक रूप से ओरली इस बात को ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनकी समझ भी मापी अगर जाए तो वो एक प्रकार का साइनोप्टिक असेसमेंट होता है। ठीक, दूसरा एक इवेल्युएशन का टाइप है इप्सेटिव इवेल्युएशन। इप्सेटिव इवेल्युएशन, यहाँ पे जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके पिछले प्रदर्शन से किया जाता है। जैसे आप एक बच्चे हो या मैं एक बच्चा हूं, ठीक है, मेरा एक बार असेसमेंट किया गया, असेसमेंट 1, दूसरा असेसमेंट 2 और तीसरा असेसमेंट 3, 3 बार मेरा असेसमेंट किया गया। अब पहली बार मान लो कि मैं कुछ नंबर पाया हूंगा, पहली बार, दूसरी बार में भी कुछ पाया हूंगा और तीसरी बार भी कुछ पाया हूंगा। तो मेरे असेसमेंट 2 को किससे मापा जाएगा, हमारे असेसमेंट 1 के नंबर से या असेसमेंट 1 में जो मेरा परफॉर्मेंस था उससे मापा जाएगा। असेसमेंट 3 को हम 2 से मेजर करेंगे। तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट होता है या इंडिविजुअल लर्नर होता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके ही पिछले परफॉर्मेंस से उसकी तुलना की जाती है कि बच्चे के परफॉर्मेंस में कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है। तो अर्थात आपके करंट परफॉर्मेंस को आपके पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। इससे देखा जाता है कि भाई आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो हम क्या बोलते हैं, इप्सेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, एक दूसरा टर्म होता है रीमेडियल टेस्ट। कई बार रीमेडियल इसको असेसमेंट भी बोल दिया जाता है, या हम कहें कि जो रीमेडियल टेस्ट है वो एक प्रकार का असेसमेंट होता है। ठीक है, एक प्रकार का असेसमेंट होता है। रीमेडियल टेस्ट में जो चीजें डायग्नोस की हुई होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में या हम कहें कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जो चीजें डायग्नोस की गई होती हैं उन्हीं चीजों पर सुधार करने का समय होता है रीमेडियल टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है जहां कोई छात्र क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। वही जो लक्षित सहायता है उसके प्रति उसको अतिरिक्त अभ्यास प्रदान करने में मदद मिले। ठीक है, अब तो जो उसका वीक एरिया डायग्नोस किया गया है, जो टारगेटेड एरिया है, उस टारगेटेड एरिया पर हम क्या करते हैं, सुधार करने का कार्य करते हैं, छात्रों की उस पर समझ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बताएं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बतलाएं कि भाई ड्यूरिंग द क्लास होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, चीज़ों को सुधार करने का प्रयास किया था। उसी प्रकार रिमेडियल टेस्ट भी होता है, ये भी एक प्रकार का सुधारात्मक परीक्षण होता है। जब चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं, जब चीज़ें टारगेट कर ली जाती हैं कि बच्चा फला फील्ड में कमज़ोर है, उसमें बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो रिमेडियल टेस्ट एक्स्ट्रा हेल्प ही प्रदान करता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही प्रदान करता है, जिससे उस पर्टिकुलर क्षेत्र को, उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी वीकनेस को दूर किया जा सके। क्या है, रिमेडियल टेस्ट है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टेस्ट में क्या अंतर होता है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, यहाँ पे जो वीकनेस वही आइडेंटिफाई हुई है उसी में हम सुधार करते हैं, किसमें, रिमेडियल में। ठीक है, यहाँ पे चीजें बिफोर इंस्ट्रक्शंस डायग्नोस करने का प्रयास किया जाता है, यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेट हो जाती हैं चीजें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर वीकनेस और आइडेंटिफाइड, जब चीजें आइडेंटिफाइड हो गई तो इसको एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं।
करेंट नॉलेज एंड स्किल्स पे असेसमेंट किया जाता है। ये किया जाता है भाई प्रोवाइड टारगेटेड प्रैक्टिस एंड सपोर्ट, जो कमियां हैं उस पर सपोर्ट बच्चों को दिया जाता है, बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी, यही सारी चीजें होती हैं इसमें। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। प्री असेसमेंट होता है स्टार्ट ऑफ द कोर्स, ये पोस्ट असेसमेंट होता है गाइड रिमेडियल एक्टिविटीज की। जैसे मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो 10 बच्चे में 7 बच्चों का परफॉर्मेंस तो बहुत ठीक है, 3 बच्चों का परफॉर्मेंस गड़बड़ जा रहा है, तो 3 बच्चों की परफॉर्मेंस क्यों गड़बड़ जा रही है ये समझ हो गई। अब उसको अलग से हम रीमेडियल टीचिंग करेंगे, रीमेडियल टीचिंग करेंगे। तो रीमेडियल टीचिंग के माध्यम से उस गलती को, उस कमी को, उन 3 बच्चों को हम सुधार करेंगे। इसको कहा जाता है रीमेडियल टेस्ट। ठीक है, अब इसी के आधारित कुछ सवाल हैं, आप इनको हल करिए। आपके लिए छोड़ दूं कि हल करा दूं? अरे तो सब पे आंसर लगा है, मना किया था। चलिए फिलहाल कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मैच कराने की बात है कि कौन सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, कौन सा समेटिव इवैल्यूएशन है, नॉर्म रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रिफरेंस्ड को। ठीक है, वैसे आंसर तो टिक हो गया है, ठीक तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए ये कैसे हो रहा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में चीजें बतलाई गई कि इसमें इंप्रूवमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मैंने कीवर्ड बतलाया था आपको किसका, इंप्रूवमेंट का। ठीक है, तो जहां भी फॉर्मेटिव की बात होगी वहां पे लगभग आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल ही जाएगा। तो जो टिक मार्क है ये कहा जाएगा, पहला आपका चौथे के पास मूव ऑन हो जाएगा। दूसरा क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन है। हमने बताया कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो जज करता है, आपको रिजल्ट्स प्रदान करता है, तो वो समेटिव क्या है, ये जज पे करने की बात आ गई। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो आपका कंपैरिजन होता है वो अदर्स के साथ होता है, किसमें, नॉर्म्स में। ठीक है, तो नॉर्म्स को यहाँ पे लेके चल जाओ। अब बच रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो कंपैरिजन होता है वो बेंचमार्क के साथ होता है, किसी क्राइटेरिया के साथ होता है, किसी स्टैंडर्ड के साथ होता है। ठीक है, आपकी मास्टरी का जो इवैल्यूएशन होता है किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के आधार पे होता है, तो इस हिसाब से ये वाला विकल्प आपका सही बनेगा। दूसरे को अगर देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात है। एनआरटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एनआरटी को लागू करेगा। ठीक है, तो अब देखिए एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को देखेंगे तो एनआरटी एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती है। अब कैसे कवर करेगी भाई, एनआरटी के आधार पे ही, जैसे मान लो कि 30 लाख बच्चे किसी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं और हमें चाहिए कितने, 20,000 बच्चे चाहिए, तो उनके परफॉर्मेंस को हम 30 लाख बच्चों से कंपेयर करेंगे, जो अंडर 30,000 होंगे तो उन्हीं को तो हम रखेंगे। तो ये बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करती है, तो कवरिंग लार्ज डोमेन। ठीक है, लर्निंग टास्क, पहला तो ये विकल्प सही हो जाएगा। देन दूसरा है भाई, ये करती आपके नॉन रेफरेंस टेस्ट है ना, तो ये करती है आपके परफॉर्मेंस को डिस्क्रिमिनेट करती है। भाई डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बगैर डिस्क्रिमिनेट करे आपके परफॉर्मेंस को कैसे रिलेटिवली वो देख पाएगी। ठीक है, कैसे रिलेटिवली देख पाएगी दूसरे से, तो सेकेंड वाला विकल्प भी आपके लिए सही होगा। थर्ड पे आइए, अब थर्ड पे कह रहा है कि फोकसिंग ऑन स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विद द लार्ज नंबर ऑफ आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये कह रहा है कि स्पेसिफाइड डोमेन के लिए, कह रहा है कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, स्पेसिफाइड करता है, तो इसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। देन इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, भाई क्लियरली डिफाइंड ग्रुप तो होता ही है। अब देन देखेंगे, कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लियरली डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन, ऐसी कोई बात नहीं होती। एम्फेसाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ लर्निंग टास्क विथ इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है, तो ये सभी कुछ नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसके लिए जो राइट विकल्प होंगे आपके ए, बी और डी बनेंगे, ए, बी और डी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है। सीधे से बताया कि
ये एक्सेलेरेट करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, आपके लर्निंग परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, आपके लर्निंग परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच डिवाइस फ्रॉम द लिस्ट डिवाइसेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विल फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कौन, अच्छा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में ही कुछ बातें लिखी गई हैं, उनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना है तो भाई कंडक्टिंग अ क्विज सेशन रियली, या इसको आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या करता है, एक तरफ से वो मेटाकॉग्निटिव को बढ़ावा देता है, आपको बार बार चीज़ों को कराने का, बार बार सुधारने का प्रयास करता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग की। दूसरा भाई ये आपको फीडबैक देता है, प्रोवाइड करता है, क्या, फीडबैक डिस्कशन के दौरान आपको ये विकल्प ले सकते हैं। देन दूसरा, अब इसी के आधार पे इसको एलिमिनेट कर लीजिए, डी और ई इसमें है, इन सब में है नहीं, तो यही विकल्प आपका होगा। एफ तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये 5 पॉइंट स्केल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए, बी, ए, डी और ई इसका राइट विकल्प होगा। बिलो गिवन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, ये समेटिव इवैल्यूएशन की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, आप इसको देख लीजिए। भाई इसके लिए जो सही विकल्प क्या होगा, द पर्पज ऑफ द इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, तो ये तो सही भाई, बच्चों के अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने का पर्पज होता है। दूसरा, मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस, मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने की बात तो नहीं होती है। इवैल्यूएशन क्या होता है, एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट कंपेयरिंग द अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड ऑफ बेंचमार्क, ठीक है। पहला सही, दूसरा सही। देन इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस, कंसिडर द इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट, प्रोसेस को तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ना, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, तो होगा क्या, कॉन्सिडर्स इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट, ये इसके लिए 6 विकल्प होगा। इस हिसाब से अगर आप देख पाएंगे तो पहला, दूसरा और छठा विकल्प, पहला, दूसरा और छठा विकल्प इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का गोल क्या होता है भाई, स्टूडेंट को लर्निंग फीडबैक प्रदान करना, यही तो होता है, इतना देर से तो यही चीजें बतला रहे हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रमेश कैन सक्सेसफुली सॉल्व 60% क्वेश्चंस, ठीक है, इन द चैप्टर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन क्लास 9th, टेस्ट ऑफ हिस्ट्री वेयर पासिंग परसेंटेज इज 50 मार्क %। कह रहा है भाई कि एक बच्चा है रमेश जो 60% नंबर पाया है किसमें, अपने सब्जेक्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए जो पासिंग परसेंटेज है कितना है, 50% है। तो किस प्रकार का टेस्ट बना, इस प्रकार का बना, क्राइटेरियन रिफरेंट टेस्ट बना, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि 50% नंबर पास, 50% नंबर चाहिए, ठीक है, 50% के ऊपर जितने भी बच्चे जाएंगे सभी पास होंगे। तो ये किसका उदाहरण है, क्राइटेरियन रिफरेंट टेस्ट का उदाहरण है। तो ये कुछ रही बातें, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा, समझ आएगा इवैल्यूएशन क्या है, और इवैल्यूएशन से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके बनते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। देन हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है, हल भी करा दिया है, हालांकि गलती से इस पे टिक सब लग गया था आंसर का, ठीक है। तो आप इससे संबंधित आप PYQs उठाइए, आप उसमें देखिए इवैल्यूएशन के कौन से सवाल है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक बताए हैं उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं आप उनको हल करने का प्रयास करिए। नहीं हल होते हैं तो आप हमसे आस्क करिए, इसीलिए डिस्कशन ग्रुप हमने बना रखा है, आप सभी को बतलाया भी है, आप सभी लगभग जुड़ भी चुके हैं। जो क्वेश्चंस आपके नहीं होते हैं इस डिस्कशन ग्रुप में आप पेस्ट करिए, इसमें और भी आपके सहपाठी हैं उनके भी रिव्यू लीजिए, चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होती हैं मैं उनको सॉल्व आउट करके आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो डिस्कशन ग्रुप से जुड़िए। दूसरा, उत्कर्ष बैच जून 2025 से जुड़ने के लिए आप हमारे इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, अथवा हमारा जो नंबर है 8874539828, आप इस पे हमको ज्वाइन फॉर उत्कर्ष बैच लिख के मैसेज करिए, हम आपको इस ग्रुप में जोड़ लेंगे। मई तक पूरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, अप्रैल ले लास्ट तक पूरे सिलेबस को कवर करें, मई में हम पूरा रिवीजन करेंगे और जून में हमारे एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझिए, पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अभी यही समय है कि आप सिलेबस पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पे अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करिए। यूट्यूब पे वीडियोज अगर हमारी अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।